नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा जवाहरलाल नेहरू के ऊपर इसलिए कि आज उनका जन्मदिन है 14 नवंबर और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज उनके जन्मदिन के ऊपर खास करके नेहरू के ऊपर बोलना और ये कोई वैसी कुछ बातों के बारे में मैं बातचीत आपके साथ नहीं करूंगा जिसके बारे में चर्चा हो रही है। मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे जिसके बारे में मिला जुला करके मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर उसी बात को मैं आगे बढ़ा के बात करना चाहता हूं। आज जो डी नेहरूइजाइजेशन का फेज जो चल रहा है, नेहरू विरोधी बातें हो रही हैं, तो मेरा सिर्फ एक चीज समझने का कोशिश कर रहा हूं कि जो व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञाता था, आखिर क्या बात है जो जिन बिंदुओं पर उनकी भर्त्सना हो रही है, क्या उनको जानकारी नहीं थी? क्या वो कश्मीर के बारे में उनको जानकारी नहीं थी? या क्या जो चीन और तिब्बत और हिंदुस्तान के बारे में जो समस्या पैदा हुई उसके बारे से वो अवगत नहीं थे? या कि फिर और भी कई तरह के मुद्दे हैं जो जिसे हम सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साइंस के स्टूडेंट थे, हिस्ट्री तो उनका शौक था, लेकिन जेल में रह करके उन्होंने जो 3 पुस्तक लिखा, ऑटोबायोग्राफी और जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और तीसरी पुस्तक जो सबसे बृहद, सबसे मेरे समझ से मुझे तो सबसे अच्छा उनका जो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो उन्होंने अपने बेटी के लिए लेटर्स लिखा था, उसी का कलेक्शंस है। पढ़ने के बाद पता चल सकता है कि वो आखिर ये सवाल मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा है कि कई चीज़ों पर ठीक है जो देश को सफ़र करना पड़ेगा, उसको लेकर के कई बार इस बात को स्वीकार भी किया जाता है कि जो जहाँ पर गलतियाँ हुई, लेकिन क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को नहीं जानते थे? जैसे सबसे पहले कश्मीर के मुद्दे पर आज़ादी हमको 1947 में मिली और 47 में आज़ादी मिली, लेकिन देश के 2 टुकड़े भी हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, और धर्म के नाम पे, जिन्ना के जो टू नेशन थ्योरी के नाम पे कैबिनेट मिशन का जो प्लान आया उसके पहले, उसके तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिन्ना, दोनों के बीच सहमति हो गई थी। ये हो गया था कि भाई जिस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान का जो प्रपोजल था कि केंद्र थोड़ा उतना ताकतवर नहीं होगा, लेकिन बाकी जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हैं, जो आज का पाकिस्तान है या जो पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश है, और फिर आसाम का 2-3 हिस्से हैं जहाँ पर कि वो एक सॉर्ट ऑफ एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडी बनेंगे, ये सहमति हो गई थी। और ये बात जिन्ना वहाँ से तब भागे हैं जब, जिसको कि मैं जिस बात की चर्चा मैं कर रहा हूँ, ये मैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जो इंडिया विंस फ्रीडम है उसके तहत कर रहा हूँ। जब नेहरू ने बॉम्बे में जब उनसे सवाल किया गया कि जो ऑटोनोमस ये जो क्षेत्र हैं उनको भारत से अगर वो एक्सपेरिमेंट ये जो हो रहा है तो उनको निकलने की छूट होगी, नेहरू से जब पूछा कहा कि नहीं, ये चीज़ संविधान सभा करेगी। और ये इसके ऊपर में जो बात है कि किस तरह से मौलाना आज़ाद ने जो अपने पुस्तक में लिखा है और कहा था कि कुछ पेजेस को, पन्नों को उनके मरने के बाद प्रकाशित किया गया, तो ये चीज़ें हैं और इस पर कई लोग बात करते हैं, आज भी बात कर रहे हैं। लेकिन राजमोहन गांधी ने कहा, उन्होंने अपनी असहमति जताई है। ये आप कभी मौका मिले तो इसको होगा तो जिक्र की देखने का मिले तो आप अपना फैसला लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, ऐतिहासिक पक्ष हैं, बड़े से बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए मैं सिर्फ बात आपका एक तरह का कौतूहल पैदा करने का कोशिश कर रहा हूँ इसमें। जो दूसरी बात है कश्मीर को लेकर के, आज चारों तरफ से हल्ला हो रहा है कि कश्मीर जो आज ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसको कि वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो मेरा हिस्सा है और इसलिए हम उसको अपना मानते हैं कि कश्मीर जब देश बटा तो जो कश्मीर के राजा थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने कश्मीर अपना इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया। लेकिन जब पाकिस्तान की सेना आके उसमें घुसी है कबायलियों के साथ और कैप्चर करने का कोशिश की है, तो फिर हिंदुस्तानी सेना को इंटरवीन करना पड़ा। हम लोगों ने जो पढ़ा है जो बाकी सोर्सेस में, कि माउंटबेटन ने नेहरू से कहा था कि आप जो हरि सिंह भाग के यहाँ पर आए कि आप हिंदुस्तान में उसके मर्जर का जो एक्सेशन का जो प्लान है उसको तब तक एक्सेप्ट नहीं कीजिए जब तक कि वो
आपसे ये सहमति जाकर ड्राफ्ट नहीं कर दे कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो हम सब जानते हैं किस तरह से ये कश्मीर हिस्सा बना, किन परिस्थितियों में। वो जो वहाँ की जो रियायत थी, कश्मीर में मुसलमान ज़्यादा थे, राजा वहाँ के हिंदू थे, हरि सिंह। तो ये एक विषम परिस्थिति थी। कश्मीर की जो स्थिति थी वो हैदराबाद वाली स्थिति नहीं थी, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे था। तो वो जो 370 का जो दिया गया, जिसको कि अब एब्रोगेट कर दिया गया है, वो विषम परिस्थिति में दिया गया था। तो इस पर मैं अपनी बात, मेरा क्या निर्णय है, मैं क्या सोचता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको किन परिस्थितियों में ये कश्मीर का एक्सेशन हुआ, और उसी में जो ऑक्युपाइड कश्मीर रह गया, जो पाकिस्तान हिस्से में आज भी है, वो उसी के पास रह गया। बार बार सवाल उठाया जाता है कि मेरा है, ये नेहरू की गलती से वो वहाँ पर रह गया। नेहरू ने क्यों वो उसको यूनाइटेड नेशंस में उस मुद्दे को ले गए। और एक चीज़ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात के बारे में आपको नटवर सिंह ने भी लिखा है। भी नटवर सिंह तो उस जमाने में जॉब में थे, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। कल मैं देखा कश्मीर के मुद्दे पर इनका डॉक्टर करण सिंह का एक वक्तव्य है, उस पर भी काफ़ी डिबेट चला। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू डॉक्टर करण सिंह एंड नटवर सिंह जी, ये दोनों लोग, इनके बारे में क्या दूसरा आदमी हमले जैसे छोटे लोग बात करें, लेकिन ये बात समझ रहे। अब ये बातें, ये गए हुए इतने दिनों के बाद नेहरू, मैंने इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब इस बात को फिर से अभी इस में जो निकाला जा रहा है, तो जो कि जिसका कोई जवाब देने वाला नहीं, ये बात समझ में नहीं आती है। और कहा जाता है कि माउंटबेटन, देखिए वो जमाना दूसरा था, ये मत समझ लीजिए जिससे अभी आप हैं। अभी उपनिवेशवाद का खात्मा हुआ था और हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा था, और पाकिस्तान, ये हम सब जानते हैं कि चर्चिल किस तरह से पाकिस्तान को मदद कर रहे थे, अमेरिका का भी समर्थन था उसको। तो हम लोग के पास इतनी ताकत नहीं थी, जो मैं समझता हूं। जब पूरा कोल्ड वार का फेज चल रहा है, दो ताकत इंटरवीन करने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पे फैसला इस तरह से इंडिपेंडेंट लेना कि हम उसको कश्मीर मुद्दे में नहीं ले जाए, पाकिस्तान ले जाता नहीं। तो ये चीज़ें हैं, कई चीज़ें इस पर इसको समझने की जरूरत है कि क्या नेहरू इसको, जैसा कहा जा रहा कि क्यों लगे वो जम्मू उसको यूनाइटेड नेशंस में इस मुद्दे को, जो जिसको कि नटवर सिंह ने भी लिखा है, किस आर्टिकल के तहत वो उसको जाना चाहिए था। तो खैर एक ये भी मुद्दा है। अब दूसरी बात जो है, जो इस संदर्भ में मैं एक और बात कहने का कोशिश कर रहा हूं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं सुनील खिलनानी, और उन्होंने जो अपने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो नेहरू मेमोरियल लेक्चर दिया है, वो जो खास करके ये कश्मीर और जो 1962 में चाइना के साथ जो हमारा रिश्ता, उस पर उन्होंने किया। लेकिन उनकी बातों को मैं आपके सामने बाद में प्रस्तुत करूंगा। जो चीन से हमारे रिश्ते रहे हैं, ये दोनों बहुत ही पुराना सिविलाइजेशंस रहा है, अमर सेन से लेकर के, और बाकी जवाहरलाल नेहरू खुद ने ही लिखा है कि एक साथ रहा। जब तिब्बत को चीन हड़प लेता है, तब हमारा डायरेक्ट उसका हमारा पड़ोसी होता है। उसके पहले कभी इस तरह का, और इतिहास में कल्चरल और ट्रेड का एक्सचेंज होते रहा है। तो आखिर पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे इमर्ज करता है। पहली दफ़ा जो चीन के साथ के बारे में जो एक तरह का जो चीज़ें नई बात समझ में आ रही है अभी, वो उसमें श्याम शरण की जो अभी बुक आई है, जिसमें काफ़ी चर्चा हुआ है, हाउ चाइना सीज इंडिया, तो उससे कई चीज़ें छल के सामने आती हैं। मेरा जो आखिर मैं ये कहने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि चाहे श्याम शरण हो और या जो इसके बारे में मैंने कहा कि सुनील खिलनानी, श्याम शरण भी यही मानते हैं, बाकी लोग भी यही समझते थे कि नेहरू चाइना के इंटेंशन को समझ नहीं पाए, वो उसको दोस्ती समझते रहे। उसके पीछे कारण क्या था, इस संदर्भ में मैं आपसे कहूँगा कभी अगर मौका मिले तो सुनील खिलनानी का जो लेक्चर है, उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया है कि वो जो दोनों कोल्ड वार का जो फेज था, और उसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन, ये दोनों का जो तनाव चल रहा था पूरे देश में, जवाहरलाल नेहरू चाइना को अपने साथ का लेकर के, और बिना जो उनका जो निष्कर्ष है, उनका जो एक्सप्लेनेशन, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे ये प्रॉक्सी वार का ग्राउंड नहीं बन जाए। इसके लिए नेहरू चाहते थे कि चीन के साथ किसी भी तरह से दोस्ती बना रहे, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। और जिसको कि श्याम शरण ने लिखा है कि नेहरू इस बात को एंटिसिपेट नहीं, मुझे बात ये समझ में नहीं आ रही है कि क्या जब प्रधानमंत्री थे नेहरू, ये जानबूझ के कैसे करेगा आदमी कोई, इसका मतलब जिस तरह के सवाल आजकल उठाए जा रहे हैं, तो इसको ऐसा ही लगता है कि उन्होंने ऐसा कैसे हो सकता है, जो देश का प्रधानमंत्री है, जिसकी इतनी कद्र हो,
वो अपने देश के इंटरेस्ट को कैसे छोड़ सकता है, कुछ तो कंपल्सन रहा था। इस संदर्भ में मैंने जो सुनील खिल्लानी का जो लेक्चर है वो मुझे काफ़ी अपील करता है। वो कहीं कहीं उनके जो हाथ थे वो बंधे, वो किसी न किसी तरह से, और ये बड़ा ऐतिहासिक पक्ष है। ये कई तरह का कि चीन जो दावा कर रहा कि इसका पूरा का पूरा अरुणाचल मेरा हिस्सा है, वो इसलिए कर रहा है कि वो तिब्बत को उसने हड़प लिया। कभी भी तिब्बत उसका हिस्सा नहीं रहा है, ये जबरदस्ती करके तिब्बत को हड़पा है। नेहरू उस समय वो नहीं चाहता थे किसी तरह से इन्वाइट करें चीन को, जिसमें कि ये सब वो यहाँ का जो उनका क्षेत्र हो वो दोनों सुपर पावर्स का बैटल ग्राउंड बने, और जो देश को डेवलपमेंट की जरूरत थी उसमें इसमें युद्ध में फंस के रह जाए। इसलिए वो चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहते थे, लेकिन चीन का इंटेंशन कुछ और था। और तब खास करके 1950 के बाद जब चीन तिब्बत को हड़प लेता है और दलाई लामा आकर के हिंदुस्तान रहने लगते हैं, नेहरू भी नहीं चाहते हुए भी, अब दलाई लामा का ऑटोबायोग्राफी पढ़िए जो भाग के वहाँ किन परिस्थितियों में यहाँ पर आकर के रहे हैं, वो भी लिखते हैं। दलाई लामा ने लिखा है कि सबसे बड़ी गलती थी नेहरू की, उन्होंने पंसील साइन किया। तो मिला जुला के लग रहा कि नेहरू क्या इनके सामने जो कंपल्सन था उसको समझ नहीं पाए। आज नेहरू इस बात का जवाब देने की नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है मुझे लगता है कि जो आज हवा चल रही है कि नेहरू के बारे में, ये कुछ बहुत ज़्यादा उनके साथ कुछ एक हद तक नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इस बात को, पूरी बात को समझने का कोशिश होना चाहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और अगली बार जब मिलूंगा किसी और मुद्दे के बाद आपके साथ मिलूंगा।